नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान भाजपा की स्पोक्सपर्सन डॉक्टर ज्योति किरण। ज्योति जी, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। बहुत नमस्कार। कई दिन बड़ी शांति रही जी। ना भाजपा ने कांग्रेस पे कोई एलिगेशन लगाया, ना कांग्रेस ने भाजपा पे, क्योंकि भाजपा में लड़ने में व्यस्त थी और कांग्रेस के साथ लड़ने में व्यस्त थी। ऐसा कैसे कह यही दिखने में आया जी। यहाँ कैंडिडेट्स की लिस्ट आई और यहाँ खूब धमाधम शुरू हो गए। आपके ही पार्टी के कार्यकर्ता के अगेंस्ट आपकी पार्टी को दरवाजों में ताले लगाने पड़े। ये नौबत क्यों आई? जब कोई पार्टी सत्ता में आती दिख रही होती है और वो तूफान, वो जनसैलाब और वो जनभावना पूरी बाहर निकलकर उमड़ कर आती है, तो कुछ प्रायोजित षड्यंत्र होते हैं। मतलब आप ये कह रही हैं कि भाजपा पावर में आती दिख रही है? मतलब तो कांग्रेस वाले क्यों लड़ रहे थे? वहां भी 13 बागी हैं, वो क्यों लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पावर में आ ही रही है, ये बिल्कुल विश्वसनीयता के साथ और आत्मविश्वास के साथ मैं आपको कह रही हूँ। रही कांग्रेस की बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तो एक संस्कृति है। संस्कृति कहती है पहले देश, फिर दल और फिर उसके बाद में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता उसी दृष्टि से कैडर बेस्ड तरीके से आगे बढ़ता है। लेकिन कांग्रेस की विचारधारा क्या है? अपने आप को एक लंबी विरासत की केंद्रक मानने वाली अभी की कांग्रेस तो केवल इंदिरा कांग्रेस है। इस कांग्रेस का जो अपने आप को भारतीय कांग्रेस कहती है और इतिहास की धरोहर मानती है, उसका आप कुल मिलाकर दलीय इतिहास देखिए क्या है। विघटन, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, फिर विघटन, फिर आपातकाल, फिर विघटन, इत्यादि। लेकिन जो आप व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कह रही हैं, उसका आरोप तो भाजपा पे और खास करके मोदी जी पे कांग्रेस लगा रही है कि इंडिविजुअल को उठाया जा रहा है और पार्टी आइडियोलॉजी को नहीं। देखिए देश में मैं तो कहूंगी पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आप एक लीडरशिप का अभाव देखती हैं। आपने ओबामा का पूरा प्रतिक्रांति का स्वरूप देखा, उसके बाद अमेरिका को आर्थिक संकट से लड़ते देखा, आपने ब्राजील देखा, आपने चीन देखा, और पूरी की पूरी स्थिति में लीडरशिप का एक अभाव, ये अंतर्राष्ट्रीय बात है। इसमें अगर ग्लोब पर एक वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था के साथ, वैकल्पिक वैचारिक स्थिति के साथ अगर कोई व्यक्ति उभर रहे हैं मोदी जी के तौर पे, तो थोड़ा बहुत हल्ला तो मचेगा, थोड़ी बहुत जनमानस में उद्वेलना तो होगी, और कांग्रेस की जाती हुई सत्ता का थोड़ा बहुत शोर तो मचेगा ही। अब उस शोर मचने को मीडिया कैसे लेता है, विश्लेषक कैसे लेते हैं, देखिए। चलिए कांग्रेस के शोर को छोड़िए, आप मुझे बताइए भाजपा को कितना नुकसान होगा जो लोग बागी हुए उनसे? भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कहाँ जी? हमने तो पूरे तय तरीके से अपने चुनाव के अभियान को बढ़ाया है। और किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि रामदास अग्रवाल जी जाके, मैं तो सोचूं शायद एक ही खुश है, किरोड़ी लाल मीणा जी, रामदास अग्रवाल उनसे मिल रहे हैं, सत्यनारायण गुप्ता उनसे मिल रहे हैं, वो खुश होंगे? राजनीति में मुलाकातों के अर्थ भी होते हैं, संदर्भ भी होते हैं, लेकिन उन अर्थों को अनर्थों में हम न बदलें। मेल मुलाकात लगा रहता है, उसको उसी दर्जे तक रखें, बेहतर है। भाजपा के लिए ही मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं। आपने मुझे स्पष्टता से पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए हमने बागियों के प्रति, जिनको हमने पहले कहा था दलीय स्थिति 16 के बाद स्पष्ट होगी, 16 की 17 हुई और 17 तारीख को हमारे यहाँ से आपने देखा होगा 18 तारीख को एक बिल्कुल अनुशासन की दृष्टि से, फिर मैं कहूँ पहले देश, फिर दल, फिर विचारधारा। जो ये नहीं मानते वो भाजपा के कार्यकर्ता कहाँ है, और जो कार्यकर्ता नहीं है उनके आने और जाने की चिंता हम करें। ऐसी हम कोई कांग्रेस की बी पार्टी नहीं है, कांग्रेस की बी या सी टीम नहीं है जिसको चिंता हो। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रखर कार्यकर्ता हैं, अपना काम करते हैं और अपना काम अच्छे से करते हैं। आपने 2-3 बार शब्द इस्तेमाल किया विचारधारा जी। क्या फर्क है विचारधारा में भाजपा और कांग्रेस के? जब चुनाव दिखते ही कांग्रेस के 3-3, 4-4 लोग जाके भाजपा में जुड़ जाते हैं, भाजपा उनको सीने से लगा लेती है, सलीम भाटी जी, और इधर दूसरी तरफ भी वही। मैं सेम सवाल कांग्रेस वालों से भी पूछती हूँ, क्या फर्क है? आप बहुत अच्छा कर, मतलब अल्टीमेटली हमको ये देखना है भैया मैं यहाँ नाराज हूँ, तू नहीं देगा, मैं वहां चला जाता हूँ। पार्टी का अपना क्या रहता है? क्यों नहीं भाजपा वाले कहते कि नहीं आप कांग्रेसी हैं और आप अपनी पार्टी में ही रह के रहिए? आप आज आखिरी मोमेंट पे हाउ कैन यू एक्सेप्ट द भाजपा आइडियोलॉजी, या कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं? अब मैं उत्तर दूं? जरूर। देखिए प्रश्न ये है कि अगर एक विचारधारा की त्रस्तता के कारण, क्योंकि इंडिविजुअल जो महत्वाकांक्षा और उसके जो निर्णय होते हैं और डेमोक्रेटिक निर्णय का आपको प्रत्येक को सम्मान करना चाहिए। अगर दलीय अनुशासन से कोई व्यक्ति बाहर जाकर कहीं आता है और पूरी की पूरी जनस्थिति उसके साथ है, तो उसको रिकॉग्निशन देना ये एक तरह की बात है। लेकिन लंबी विचारधारा से जो जुड़े हुए लोग हैं, आपने ये क्यों नहीं पॉइंट देखा कि कितने लोग गए थे पहले ही दिन मानसिक आघात के बाद और उसमें से कितने लौट आए? अगर दलीय अनुशासन की बात नहीं होती, अगर दलीय अपील नहीं होती और अगर पूरी की पूरी स्थिति में विचारधारा का एक कहना चाहिए संतुलन नहीं होता, तो इतने सारे लोग लौट आते क्या?
आप देखिए ना, मेरे को तो एक बड़ा सिंपल सा बात बताइए कि आखिरी मिनट पे जी जो इंसान आज तक कांग्रेस में था वो कहता है कि आज मैं भाजपा के साथ हूँ, या जो आज तक भाजपा में था वो सडनली कहता है मैं कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस अपना तो हम इसको एक इंडिविजुअल माने या जनता ये डिसाइड कर ले कि हम ऐसे आदमी के लिए वोट नहीं करेंगे जो आखिरी मिनट पर अपनी पार्टी बदलता है? देखिए, प्रतिबद्धताओं के कारण अगर लोग पार्टी परिवर्तित करें और विचारधाराओं के आकर्षण के कारण या विकर्षण के कारण परिवर्तित करें, तो मुझे लगता है ये इलेक्शन से 1 महीने पहले कहां से जागा जी? देखिए, इलेक्शन से 1 या 2 महीने पहले की बात नहीं है, ये पूरी की पूरी संस्थिति डिपेंड करती है डायनेमिक इक्वेशंस पर। इलेक्शन ही हो या तो अन्य कोई राजनीतिक हलचल जिसको कहते हैं, उस समय पर ये डायनामिज्म चलता है। अगर फ्रैंकली बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए। इस डायनामिज्म को अगर आप प्रश्नों के घेरे में लाएंगी तो मुझे लगता है सबसे पहला प्रश्न ये हो जाता है कि दलीय संस्थिति में व्यक्ति और दल, ये बहुत बड़ी फंडामेंटल डिबेट है। इसको इस तरह इलेक्शन के परिमाण में डालकर 1 दिन में 1 घंटे में 20 मिनट के प्रोग्राम में एड्रेस नहीं किया जा सकता। यहाँ पर चुनाव के, देखिए, इसीलिए चुनाव में सुधार, परिष्कार और पूरी दलीय प्रणाली में परिष्कार की बात भी भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस के पास 64 साल बागडोर रही, बहुत थोड़े समय हमारे पास सत्ता आई। इस दलीय प्रणाली का, इस लोकतांत्रिक प्रणाली का और भारतीय लोकतंत्र के सही अर्थों का अगर परिमार्जन करना है तो उसके लिए एक वाइडर डिबेट की जरूरत है, और उस वाइडर डिबेट से कांग्रेस हमेशा बचती रही है। अजमेर दरगाह के लीडर ने कहा है कि मोदी को एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट करके भाजपा ने शायद एक ठीक कदम नहीं उठाया। अजमेर में क्या नुकसान उठाना पड़ेगा भाजपा को इस कथन की वजह से, ये हम आपसे जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं डॉक्टर ज्योति किरण से कि अजमेर में भाजपा की लड़ाई कैसी रहेगी। पहली बात तो एक छोटे से न्यूक्लियस में, छोटे से फोकल केंद्र में किसी छोटी मोटी चर्चा से भारतीय जनता पार्टी का फायदा और नुकसान प्रभावित नहीं होता। आप लोग मोदी पे बैंक कर रहे हैं, देखिए, नेशनल वेव पे बैंक कर रहे हैं, हम राष्ट्रवाद और विकास पर बैंक कर रहे हैं। उसको शोकेस करने के लिए मोदी जी हमारे पास हैं। उससे पहले अन्य 2 चीफ मिनिस्टर्स हमारे पास थे, वे हमारे प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं। बैंक क्यों नहीं करेंगे? हम विचारधारा से प्रेरित, एक ऐसा लग रहा है आधारित विकास के मॉडल पर बैंक कर रहे हैं, और उस मॉडल को शोकेस करने के लिए अगर मोदी जी एक व्यक्तित्व इस नाते से उभरे हैं, जरूर उन पे बैंक कर रहे हैं। देखिए, 100% बैंकेबल कमोडिटी भी है आज के दिन। कमोडिटी ना कहिए, विचारधारा कहिए। बैंकेबल आइडियोलॉजी लेकर खड़े हैं मोदी जी, बिल्कुल मैं ये बात को मानती हूँ, वो सभाएं दिखा रही हैं। लेकिन ऐसे आ रहा है कि राजस्थान की जो भाजपा है वो भी हाथ पे हाथ रख के बैठ गई है। मोदी जी है, हम तो जीत ही जाएंगे, कांग्रेस के अगेंस्ट है। आपके अपने राजस्थान में क्या मुद्दे हैं? देखिए, इसी से जुड़ा हुआ सवाल, वर यू एन इफेक्टिव ऑपोजिशन फॉर द लास्ट 4.5 years, 5 years? I would not say it effective. I would say we were effective opposition. Were you? Right from, absolutely. First of all, let me answer to your first question first. First things first. आपने पहले पूछा, भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ बिल्कुल समर्थ विपक्ष के नाते काम करती रही। विपक्ष कहाँ कहाँ बोलता है? आप विधानसभा में बात करते हैं, आप सड़क पे बात करते हैं, आप मीडिया में बात करते हैं, आप जो अन्य एनजीओज हैं, केंद्रक है, सिविल सोसाइटी, वहां बात करते हैं। बताइए वैक्यूम है कहाँ? ये नारा कांग्रेस ने बहुत धूर्तता पूर्वक गढ़ा है कि 4 साल विपक्ष नहीं था। यानी कहाँ नहीं था? विधानसभा में था कि नहीं? पूरा था। सड़क पे था कि नहीं? पूरा था। नेतृत्व के साथ था कि नहीं? पूरा था। पूरा विपक्ष हर एक जगह पर उपस्थित था। कांग्रेस को अपनी पीठ छुपाने के लिए, क्योंकि गहलोत जी की विधानसभा में अनुपस्थिति रही, 7.5 घंटे केवल उपस्थित रहे, इस नारे से बचने के लिए कांग्रेस का धूर्तता से गढ़ा नारा है। और इस नारे को आप प्रोपगेट मत कीजिए, इसको एनालाइज और डाइसेक्ट कीजिए कि इसमें सच्चाई कितनी है। राजेंद्र सिंह राठौड़ आपके एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहे हैं, क्या कारण रहे? दारा सिंह वाले एपिसोड की वजह से उनकी आपने कंस्टिट्यूएंसी शिफ्ट करी? ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूएंसी शिफ्ट करना वहाँ की जनभावना और उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं उनको देख करके हमारी पार्टी की जो स्ट्रैटेजिक कमिटीज़ हैं वो तय करती हैं। इसमें कोई ये इशू जो आप कह रही हैं, जो कि मीडिया में एक, मुझे लगता है मीडिया के काफ़ी प्रिय इशूज़ में से एक रहा, इस इशू का हमारी पार्टी के लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जो कानूनी प्रोसीजर है उस प्रोसीजर में आप देख रही हैं कि वे बिल्कुल बेदाग बाहर आए। अगर सीबीआई तोता बन करके एकमात्र कांग्रेस की अलाय, पक्की अलाय बन के, खैर अब तो एक टीम बी और टीम सी भी तैयार है कांग्रेस की यहाँ, अगर वो अलायंस पक्का है तो हमारी पार्टी का विचारधारा और कार्यकर्ताओं से अलायंस भी पक्का है। देखें कौन सा अलायंस जीतता है। नव मतदान अभियान, जी, आप उसकी प्रभारी हैं राजस्थान में, जी। ब्रीफ में बताइए एम क्या है?
देखिए, पहली बार एशिया में ऐसा हुआ कि जो नव मतदाता यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, उनसे एक द्विपक्षीय संवाद, टू वे कम्युनिकेशन ये तय हुआ। और इस कम्युनिकेशन में हमने सभी प्रकार के जिसको कहना चाहिए कि ऑडियो विजुअल डिवाइसेस और जिसको टॉक शो मोड कहते हैं, ये कह के एक एक्सपेरिमेंट किया। बिल्कुल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया था। बाद में 2 स्टार्स भी हमारे साथ जुड़ गए, राजवर्धन जी, दिया जी। और ये एक इतना एक्सपेरिमेंट हमारा सफल गया। इसमें हमने उन्हें बताया भारतीय जनता पार्टी क्या है और उनसे अपने मैनिफेस्टो के बारे में, अपनी रीति नीति के बारे में सुझाव मांगे। नव मतदाता उमड़े। आज 35,000 नव मतदाता सोशल मीडिया के माध्यम से और नव मतदाता मित्र कम से कम 1,000 राजस्थान में सक्रिय है। मैं आनंदित हूँ कि इस कार्यक्रम की जिम्मेवारी माननीय वसुंधरा राजे जी ने मुझे दी। मेरे लिए बहुत बड़ा सीखने का यह अभियान रहा। मतलब आपका हम ये माने कि इसका एम ये नहीं है कि जो इस वर्ष 18 के हुए हैं या पिछले 4 वर्षों में 18 के हुए हैं कि वो आके वोट करें। इसका एम ये है कि वो आके भाजपा को वोट करें। इसका एम ये है कि 18 से 23 वर्ष के सभी मतदाता वोट करें और राष्ट्रवाद और विकास इनके पक्ष में वोट करें। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक सहज ऑप्शन है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को उनके सामने संवाद के नाते से शोकेस करती है। PhD इन इकोनॉमिक्स, ऑथर, रिसर्च पेपर्स, एक अलग फील्ड में आपने बहुत काम किया हुआ है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूके में भी आप पढ़कर आई हैं और आपने काफी रिसर्च की है। और बीजेपी सेंट्रल इकोनॉमिक फोरम न्यू दिल्ली, उसकी आप एक बहुत एक्टिव मेंबर हैं जी। एक आपसे प्रश्न पूछूंगी, बीजेपी की सेंटर एंड स्टेट में एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी क्या रहेगी जिसमें आप स्पेशलिस्ट हैं? 2 बातें हैं। सबसे पहले विकास जो है इंक्लूसिव होना चाहिए और जितना जितना एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक विजन होगा विकास का, जितना जितना यूथ सेंट्रिक विजन होगा। आपने किसी एक कार्यक्रम में कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा लगातार ये कहना रहा है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है उसका सीधा अंतर संबंध एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन से हो। जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं उनका लगातार विकास, और उस लगातार विकास और विस्तार के साथ में अगर हम विकास की बात करते हैं, विकास की दर बढ़ाने की बात करते हैं, यानी जो रेट ऑफ ग्रोथ अभी गिर गई है भारत में, उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि निवेशता या जो निवेश का हमारा अनुमान है या जो हमारी जिसको कहना चाहिए सेविंग्स की रेट है, उस पर हमने ख्याल नहीं किया। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि चीन के उत्थान का एक बहुत बड़ा कारण रहा, उसको हमने पूरी तरह से देखा नहीं, थोड़ा भी नहीं देखा जी। वी आर एट एब्सोल्यूट स्टॉप वेयर मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न्ड। मैं ज्यादा हल्के शब्दों का इस्तेमाल करके जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी, उनको और अधिक इस विषय में नहीं खींचना चाहती, किंतु एक प्रधानमंत्री जो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भारत की आर्थिक नीतियों के विषय में कहीं पर भी एक शब्द भी पूरे तरीके से विकास जो उन्मुखता है और जो रोजगार उन्मुखता है उस पर कहीं एम्फेसिस। कॉन्क्रीट प्रोग्राम क्या रहेंगे भाजपा के 2 या 3 विच जिससे कि हमें कम से कम 1 साल के अंदर, क्योंकि देखिए हमारे पास 5 साल का समय नहीं, अगर भाजपा पावर में आती है तो हमें 6 महीने 1 साल में हमारे को कुछ रिजल्ट्स दिखने चाहिए। नहीं तो जो लोग आपको इतनी उम्मीद से पावर पे वोट करेंगे, आप उन्हें बहुत बड़ा इम्यूनेशन देंगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर हमारा घोषणा पत्र कहेगा, पर तब भी हम एनेबलमेंट और एम्पावरमेंट को जोड़ सके। हम खैरात नहीं बांटे, हम रोजगार दें, ये महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात जो सबसे बड़ी है कि वो रेट ऑफ ग्रोथ को डबल डिजिट तक लाना, ये सबसे पहला राजस्थान का उद्देश्य है। देखिए 5.3 की रेट ऑफ ग्रोथ राजस्थान में जो चल रही है, मुझे लगता है कि मैं कहूँ लज्जाजनक रेट ऑफ ग्रोथ है। इस रेट ऑफ ग्रोथ से हम सभी राज्यों से पिछड़ रहे हैं, हमारे सभी सूचकांक पिछड़ रहे हैं, हमारे पास निवेश आ नहीं रहा और जो निवेश आया था वो लौट कर जा रहा है। अब इस दृष्टि से राजस्थान में 3 पॉइंट्स महत्वपूर्ण, विकास की दर को डबल डिजिट करना, एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक विजन एंड यूथ सेंट्रिक विजन। मैं शायद गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या, अगर हम पॉपुलेशन को एक एसेट माने, तो वो है फ्रैंकली द लैक ऑफ एजुकेशन इन दिस कंट्री, जिसने दुनिया को पढ़ना लिखना सिखाया, जिस इज दी सपोज टू बी द हब ऑफ लर्निंग। उसके बारे में भाजपा क्या करेगी, एजुकेशन के बारे में, खास करके गिरते हुए हायर एजुकेशन के स्तर पर, ये मैं आपसे जानूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग कहीं जाना नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शिक्षा का गिरता हुआ स्तर, हमारे बच्चे 12 साल स्कूल, 3 साल कभी बीकॉम करके, कभी 5 साल इंजीनियरिंग करके मार्केट में आते हैं और कोई उन्हें नौकरी नहीं देता। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी पर आपने कभी भी विचार ही नहीं किया। शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट, इनको जो तर्ज बतर्ज जोड़ा जाना चाहिए था, यानी शिक्षा की गुणवत्ता। बहुत ठीक कहा आपने
कि ये महत्वपूर्ण बात थी। लेकिन अगर आप शैक्षिक इंडेक्स देखिए, 8वीं क्लास तक तो आप किसी आधार पर पास और फेल होने की नीति तय नहीं कर पाए। महत्वपूर्ण बात है कि जब आपने नींव खराब कर दी, खैर क्योंकि आपने हायर एजुकेशन के बारे में पूछा, मैं पहले उस पर आऊंगी। वसुंधरा जी के समय में हमने जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर गहरा ध्यान दिया था, लेकिन अभी ये सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के बारे में कोई बात ही नहीं करी। गुजरात में स्किल डेवलपमेंट पर 800 करोड़ रुपए खर्च होने की बात है, राजस्थान 100 करोड़ पर रुका है। अगर पूरी स्थिति को आप देखें तो शिक्षा और स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी और साथ ही साथ उच्च शिक्षा के मानकों को निर्धारित करके गुणवत्ता के बारे में बात करना, जिसके लिए देखिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद पड़ रहे, 53 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बंद। मैं आपको यही बोलना चाह रही थी, देखिए अगर भाजपा सेंटर में आती है, जैसे आप लोगों ने 1991 में तब लिबरलाइजेशन करके इकोनॉमी खोली थी, क्या हम एक लिबरलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन देख सकते हैं? क्या हमारे बच्चों को हक नहीं है प्राइवेट जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आके यहाँ कॉलेज खोलें, वही IIT, वही IIM, वही मार्केट? देखिए किसने मना किया? लिबरलाइज आप लोग खोलेंगे? मैं उसी का आपको उत्तर दे रही हूँ। लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट, इकोनॉमी इम्पॉर्टेंट, लेकिन लिबरलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ये कुछ कंडीशंस के साथ होना चाहिए, जिसमें सबसे पहली बात है एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन ना हो। आज नहीं हो रहा जी। नहीं, देखिए जो हो रहा है, हमारी यूनिवर्सिटीज में रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है और एजुकेशन मिनिस्टर्स जाके प्राइवेट यूनिवर्सिटी के फीते काटते हैं। वही मैं आपको बात बता रही हूँ कि अगर कमर्शियलाइजेशन की केवल बात है तो गुणवत्ता निर्धारित करने की भी कुछ बात करनी होगी ना। हमें निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था के साथ शिक्षा के लिबरलाइजेशन पर विचार करना है, उसका एक ब्लूप्रिंट भी तैयार करना है, पर यह स्ट्रक्चरली होगा, ये पैचवर्क इस नाते से ना हो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, विद्यार्थी परिषद खुद इस बात। सिक्योरिटी बिल का क्या करेंगे? देखिए फूड सिक्योरिटी बिल को सबसे पहले तो ये करेंगे कि उसका नाम इंदिरा गांधी पर नहीं रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम तो पहले अपील करते हैं कि ये परिवारों और खानदानों के नाम पर जो नाम रखने की वंशवादी परंपरा है उसको कांग्रेस रिव्यू करे, समाप्त करे। हम कह नहीं सकते क्योंकि शासन ही एक परिवार का है, रिव्यू जरूर करे। बहुत ज्यादा हुआ, 96% योजनाओं के नाम एक परिवार पर। ये भारत है, ये भारत है। तो कैसे क्या करेंगे आप फूड सिक्योरिटी बिल का? देखिए बिल को पूरे तरीके से छत्तीसगढ़ और अन्य जो राज्य हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश, वहां ऑलरेडी फूड सिक्योरिटी की दृष्टि से जो कुछ हुआ है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो हुआ है, मुझे लगता है कांग्रेस ने उसको देखकर कुछ सीखना चाहिए था। फिर आप कहेंगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी के बहाने से बाहर आऊं, लीजिए बाहर आ गई। फूड सिक्योरिटी की दृष्टि से न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करना ये इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे देश में न्यूट्रिशन की बात होगी, मुझे लगता है हमारे पास फंड्स हैं इतने। देखिए फंड्स की व्यवस्था करने की दृष्टि से अगर आपकी रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ेगी तो फंड्स की बात इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये बिल राइट डायरेक्शन में जाए, ये वास्तव में फूड सिक्योरिटी देने वाला बने। नारी की स्थिति जो हमारे देश में है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, और मैं इसमें कोई भाजपा या कांग्रेस के राज्यों की बात नहीं करूंगी क्योंकि ओवरऑल सेम सिचुएशन है जी। हाउ कैन वी चेंज थिंग्स? कैसे बदल सकते हैं कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित रहें? एटीट्यूडनल चेंज वो भी कहीं ना कहीं आएगा। अगर भाजपा के भी MP MLA कैजुअली बोलते हैं और कांग्रेस के भी बोलते हैं, और दोनों ही बोलते हैं, हम प्रतिरोध करते हैं, खुले मन से प्रतिरोध करते हैं। इसमें पार्टी लाइन पर बात कभी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी, देखिए महिला की गरिमा और सम्मान, अब मैं पार्टी की बात करूंगी, यहाँ कहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री ने वसुंधरा जी के विषय में जिस प्रकार के रिमार्क्स किए, गांधीवादी मुख्यमंत्री खुद को कहते हैं और इस प्रकार के रिमार्क्स की बात करते हैं, जो पार्टी घोषणा पत्र के समय भी भारतीय जनता पार्टी की नेता का ऑब्सेशन नहीं छोड़ सकती, उस पार्टी की कल्पकता के विषय में क्या प्रश्न करें? खैर मैं मूल सवाल पे आती हूँ। महिला की गरिमा केवल किताबों तक न रहे, वो एटीट्यूडिनल चेंज के बगैर आ नहीं सकती, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक टास्क फोर्स गठित करके अगर हम काम नहीं करेंगे, 100 दिन के भीतर अगर यहाँ स्थिति परिवर्तित नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई काम होगा। उसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, एक और बात कहूँ, सामाजिक इच्छा शक्ति चाहिए। बिल्कुल 100%। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी 1 दिसंबर को क्या रहेगी? फर्स्ट प्रायोरिटी 1 दिसंबर को ये विश्वास करना कि राष्ट्रवाद के और विकास के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी, बहुत धन्यवाद। और आप लोग सब 1 दिसंबर को वोट करने जरूर जाएंगे। वादा कीजिए अपने आप से और अपने प्रदेश से और अपने देश से। जय हिंद।